फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। आज हम वास्तविक संख्याओं का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके सभी सवालों का अध्ययन करेंगे। तो जो पहला सवाल दिया है, सबसे पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया है कि 135 और 225 का एचसीएफ आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहला सवाल 135 और 225 का एचसीएफ आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से ज्ञात करना है। सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया था, 135 की भाग करनी है 225 से, तो 135 का बड़ा बढ़ाएंगे 225 में कितनी बार जाएगा, 135 ही 135 माइनस करेंगे 0, ढाई लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 12 में से 3 गया 9, 10 11 12 9 बचेगा नहीं। 225 में से 135 माइनस करा 90 बचेगा। अब हमें 90 से भाग करने के से 135 को, तो 90 का पाड़ा पड़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 90 एक बार जाएगा, माइनस करेंगे 5 बचेगा, 3 में से 9 जाएगा नहीं, ढाई लेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 13 में से 9 जाएगा 9 10 11 12 13, 4 बचेगा, कितना हो गया 45 से भाग देना है किसे 90 को, 45 दूनी 90। जो हमने ये किया है ये क्या है, भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना, किंतु हमसे क्या हो जाए, हमसे हो जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो जो भी वो सभी चीज आपको स्टेप में लिखनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो हम लिखेंगे हल स्टेप नंबर 1, 225 जो संख्या सबसे ज्यादा है उससे लिखेंगे पहले, 225 ज्यादा है, 225 मैंने लिखा। 225 आएगा कब, जब मैं 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ूंगा और 90 शेष आएगा। ठीक है, 225 आएगा कब, जब मैं 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ूंगा और 90 शेष बचेगा। अब 135 को लिखेंगे स्टेप दूसरे में, तो 135 कब आएगा, 135 कब आएगा, जब मैं 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ूंगा 45 शेष बचेगा। 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ा और 45 शेष बचा। ठीक, स्टेप नंबर 3 की बात करूं, स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा 90 कब आएगा, जब मैं 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा और 0 शेष बचेगा। लिखेंगे उसी प्रकार से 45 गुणा 2 प्लस 0। जब तक 0 शेषफल नहीं आता है, जब तक आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है, जब आपका 0 शेषफल आ जाए वही आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मीन्स ये, तो यहाँ पर जो एचसीएफ जाएगा वो कितना आएगा 45। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना आपको, सबसे पहले भाग विधि जो मैंने आपको सिखाई है, अगर वो आपसे आती है तो आपको उसी भाग विधि के द्वारा आपको स्टेप में लिखना है। इन्हीं स्टेप को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट सम्स की। नेक्स्ट दिया है 196 और 38 220। तो सबसे पहले हमें एक साइड में करना पड़ेगा 196 38 220। 196 से भाग करनी है, कितनी बार जाएगा, 196 का 196 माइनस करेंगे, दाएं लेंगे 12 में से 6 गया 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 7 में से 9 जाएगा नहीं, दाएं लेंगे 17 हो गया, 17 में से 9 गया 8 बचेगा। यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 186 हो गया। यहाँ से उतार लेंगे हम 2। अब 196 का पढ़ा पढ़ना है 1862 में, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार। 9 छक्का 54 का 4 लगा 5, 9 में 81 और 5 86 का 6 हासिल लगा 8, 9 का 9, 9 और 8 17। माइनस करेंगे, दाएं लेंगे 12 में से 4 गया 8 बचेगा। यहाँ पर 5 है, 5 बचा, 5 में से 6 जाएगा नहीं, दाएं लेंगे 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9 बचेगा।
यहाँ पर बचेगा 7, 7 में 7 क्या 0, 0 को हम लिखते नहीं है। आगे हम उतार लेंगे 2, कितना हो गया 980। अब 196 का पढ़ा पढ़ना है, 980 में कितनी बढ़ जाएगा 5 बार, 5 अंक 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 में 45 और 3 48 का 8 में लगा 4, 5 एकन 5 और 4 9, कितना आ गया 0 आ गया शेषफल। चलिए अब हम इसे स्टेप में लिखते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि जो बड़ी संख्या होगी उसे लिखेंगे। बड़ी संख्या क्या है इसमें 38 220। ये कब आएगा जब हम 196 का पहाड़ा 195 बार पढ़ेंगे और 0 शेष बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, 0 शेष पर आ चुका। मैंने आपको बताया था कि जब तक आपका 0 शेष पर नहीं आता है जब तक आपको स्टेप में तोड़ना है। जब आपका 0 शेष पर आ जाता है तो आपको स्टेप में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मीन्स ये है कि यहाँ से जो एचसीएफ जो आया वो कितना आ चुका है 196, आपका आंसर आ चुका है। ठीक, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, जो आगे सवाल दिया गया है नेक्स्ट वाला सम से भी सेम ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल मेथड तीनों का सेम है। अगर आपने एक सवाल समझ लिया तो आपसे तीनों सवाल बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट सम्स। 8 6 7 और तो तीन सवाल आपके सामने दिया गया है 8 6 7 और मतलब जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड सम्स किए हैं ठीक उसी प्रकार से सम्स तीसरा होगा। तो तीसरे सम्स में भी हमें एचसीएफ निकालना है जैसा कि आपके सामने सवाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं बड़ी संख्या को। ठीक है, सवाल यही है ना। सॉरी 255 है, 255 से भाग करनी है सही। 255 का फाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा 255 तिया कितने होते हैं 5 तिया 15 लगाए 5 तिया 15 लगाए 1 3 दूनी 6 है 765 4 बार 5 बार देखते हैं 255 पंजे 5 पंजे 55 लगा 5 पंजे 25 का 5 कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ेंगे इसका बड़ा 3 बार कितना जाएगा 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा 1 5 तिया 15 16 का 6 लगा 1 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस करेंगे 2 बचेगा 0 बचेगा 8 में 7 गया 1 बचेगा 102। अब 102 की हम डिवाइड करेंगे 255 से। देखिए ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, अब आपसे डिवाइड आनी चाहिए, डिवाइड आपसे आती ना कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए 102 का पारा पढ़ते हैं 255 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 2 2 4 0 2 2 2 1 2 माइनस करेंगे 5 में से 4 कितना बचेगा 1 बचेगा, जाहिर सी बात है 5 51 बचेगा। भाग करेंगे 102 को 51 दूनी कितना होता है 102 होता है भाई, पता है ना आपको। ठीक है, अब 51 आ चुका है। अब आपको जो आपने भागविधि की है इसी चीज़ को आपको स्टेप में लिखना है। स्टेप में लिखना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, बता चुके हैं आपको बार बार सही। अब आपको लिखते हैं स्टेप में लिखते हैं सवाल को। तो इसमें सबसे पहले हम जो संख्या बड़ी दी है उसे लिखेंगे 8 6 7 तो बड़ी संख्या है। अभी बड़ी संख्या कब आएगी जब मैं 255 का पढ़ा 3 बार पढ़ूंगा। क्या 255 का पढ़ा 3 बार पढ़ूंगा। ये जो मैंने किया है ना ये भाग विधि ये रफ कार्य है, रफ फेयर नहीं है। फेयर जब होगा जब आप वहां पर लिख के आएगा कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगर वहां पर लिख के आता है कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तो ये आपका फेयर कार्य होगा। अगर वहां पे आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात कीजिए तो आपका ये रफ कार्य होगा, ये रफ कार्य है, फेयर नहीं होगा। फेयर तो ओनली यही होगा। ठीक है, चलिए 255 की उड़ा करेंगे 3 बार और कितना बचेगा 102 शेष बचेगा। स्टेप नंबर 2 की बात करूं मैं, दूसरे स्टेप में क्या आ जाएगा 255 कब आएगा जब मैं 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा और 51 शेष बचेगा। ठीक, अब स्टेप नंबर 3 की बात करूं 102 कब आएगा
जब मैं 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा और 0 से इस बचेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक आपका 0 से शेषफल नहीं आता है जब तक आपको स्टेप बनाने, जब आपका शेषफल 0 आ जाता है आपको स्टेप बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ऐसे आप लिख देना। आप ऐसे कितना आ गया आपका 50, ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 इसमें दिया गया है कि इसमें दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस का 1 या 6q प्लस का 3 या 6q प्लस के 5 के रूप का हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इतना हार्ड भी नहीं है, अगर आप सीखना चाहेंगे जरूर आपसे आएगा। चलिए सेकंड सवाल, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब ये मानने के बाद में सबसे पहले चीज जो हमें इस सवाल में दिया गया है 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3, 6q प्लस का 5 ये दिया है ना, तो यहाँ पर जो 6q दिया है, जो q के बेस में दिया है वो जो होता है वो b का मान होता है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। जो q के साथ दिया होगा, q के साथ दिया होगा मल्टीप्लिकेशन में q के साथ में, तो वो क्या होगा b का मान होगा। तो यहाँ पर b का मान जो दिया है वो कितना दिया है 6। ठीक सही। आगे एक सूत्र आता है a बराबर bq प्लस r। ठीक, a बराबर bq प्लस r, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए हमने 6 तक मान लिया, ठीक है। आगे r बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर सबसे पहले हम समीकरण 1 में r की जगह 0 रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो क्या आ जाएगा, a बराबर b की जगह 6 आ जाएगा, 6q प्लस r की जगह क्या आ जाएगा 0, क्या बन जाएगा a बराबर 6q, समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। इसी प्रकार r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा a बराबर 6q प्लस 1, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार r बराबर 2 रखने पर क्या बन जाएगा a बराबर 6q प्लस का 2, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से r बराबर क्या बन जाएगा, a बराबर 6q प्लस का 3, समीकरण नंबर 5। ठीक, इसी प्रकार से 4 रख देंगे। चलो इसी प्रकार r बराबर 4 रखने पर क्या आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4, समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार 5 रखने पर a बराबर क्या जाएगा 6q प्लस का 5, समीकरण नंबर 7। अब जैसा कि आपके सामने आ चुका है, सबसे पहले क्या आया a बराबर 6q, फिर a बराबर 6q प्लस का 1, a बराबर 6q प्लस का 2। अब हम कह सकते हैं जैसे कि सवाल में दिया गया है कि इसमें दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लिख सकते हैं। अब मान लीजिए विषम पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं 1, ठीक, 3, 5, 7 और 9, मतलब ये होते हैं विषम पूर्णांक, तो हम लिख सकते हैं। अतः समीकरण 2, 3, 4, 5,
6, 7 से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3, 6q प्लस के 5 के रूट का हो सकता है। इट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको बस एक चीज याद रखनी है, जो सूत्र दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें b की जगह b का मान रखिए और r की जगह पहले आपको 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है। मतलब इसी प्रकार से आपको समीकरण निकालनी है। निकालने के बाद में फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आधे समीकरण 2, 3, 4, 5 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस का 1 और 6q प्लस के 3 और 6q प्लस के 5 के रूप का हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि विषम जो है वो 1, 3 और 5, 7 और ये 9 होते हैं। विषम का मीन्स क्या होता है? जो 2 से ना कटे उसे विषम कहते हैं ना। सम का मीन्स क्या होता है? जो 2 से कटे। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें, उसमें दिया है कि एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं? चलिए सबसे पहले जो संख्या दी है इसकी संख्या को नोट करते हैं। नेक्स्ट सवाल भी ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी सवाल है अगर आपने ध्यान दिया तो। देखिए कुल सदस्य कितने हैं? 616। ठीक, आर्मी बैंड के पीछे जाने वाले सदस्यों की टुकड़ी बराबर कितनी होगी? 32। ठीक, हमें क्या निकालना है? उन स्तंभों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा जिसमें मार्च कर सकते हैं। मतलब टोटल हमें स्तंभ निकालने हैं, तो स्तंभों की संख्या कह सकते हैं कि जिसमें मतलब जिसमें सैनिक मार्च कर सकें उन स्तंभों की संख्या डालते हैं। ठीक है, तो आप साइड में रफ कार्य में कर सकते हैं। आप 32 से भाग करना 616 को। ठीक है, 32 का बड़ा पड़ेंगे, 32 में कितना होता है? 64। जब एक बार जाएगा 32 सेकंड, 32 माइनस करेंगे, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा 29, उतारेंगे यहाँ पर 6। 32 का पारा पड़ेंगे, कितने बार जाएगा? 3 दूनी 6, 3 3 9 96, 32 6 2 12 लगा 1, 3 6 18 19, हाँ 6 बार जाएगा। तो 6 2 12 का 2 हाथ लगा 1 और 6 18 और 1 19। 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, 32 छंग 6 3 18, 6 2 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 3 18 और 1 19। 616 सही तो करा हमने। 32 सेकंड 32 माइनस करा 11, 9 10 11, 5 + 3 गया 2, 296। अच्छा माइनस करेंगे, सही तो है। 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? हम तो ज्यादा जा रहा है। तो 32 नमा
सही है, 9 बार जाएगा ये, 9 बार, तो ये आएगा 288, 9 बार जाएगा। माइनस करेंगे, 6 में 60 जाएगा, नए लेंगे कितना में 16, 16 में 60 गया 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8, 0 बचेगा, 0 को लिखते नहीं हम, 8 बचेगा। अब हम 8 से डिवाइड करेंगे इसे 32 को, तो 8 चौक 32, जो उसका एचसीएफ कितना गया, एचसीएफ कितना गया 8 आ गया। तो जो कह सकते हैं हम कि अगर वो 8 यानी जो स्तंभ है 8, कुल स्तंभों की संख्या 8 होगी, क्योंकि अगर 8 स्तंभ होंगे एक टुकड़ी में 32 हैं। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं करके 8 गुणा 32 कितना आएगा, 32 अट्ठे कितना होता है 6, 16 होगा। देखो ये जो है वो कुल है, क्या है कुल है, ठीक। कितने स्तंभ बनेंगे, कितने बनेंगे स्तंभ, 8 स्तंभ बनेंगे। जो सदस्य है वो कितने, 32 सदस्य, कितने 32। तो कहने का मीन्स ये है कि अगर हम 32 सदस्यों को 8 के स्तंभों में बांटते हैं तो टोटल 616 सदस्य हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना था, यहाँ पर स्तंभों की संख्या निकालनी थी, जो कि 8 आ चुका है। कुछ भी नहीं करना आपको, 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के बाद में जो भी इसका एचसीएफ आता है वही इसका आंसर हो जाएगा। इतना हार्ड सवाल नहीं है, ठीक है। समय समझ में आपको आ गया वो हमें निकालना है, स्तंभों की संख्या निकालनी है। स्तंभ कुल सदस्य 616 दिए हैं और हमें एक सदस्यों की टुकड़ी दी है कि 32 में बांटना है। तो 32 को अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो 616 आता है। तो जो टोटल जो स्तंभ है वो कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 4th सवाल, प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के 1 के रूप का हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं, माना q कोई धनात्मक पूर्णांक है। सही, मानने के बाद में कुछ नहीं करना। b का मान हमारे पास कितना दिया है, इसमें b का मान तो 3 दिया है, b बराबर 3 दिया है। सही, सूत्र क्या आएगा, a बराबर bq प्लस r, जहां r बराबर 0 1 2 3। सही, सबसे पहले हम r बराबर 0 लेंगे, लेने पर a बराबर कितना आ जाएगा 3q प्लस 0 यानी ओनली 3q, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार r बराबर 1 लेने पर तो क्या लगा, a बराबर 3q प्लस 1, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार r बराबर 2 लेने पर क्या आ जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2, समीकरण नंबर 3। बस समीकरण 3 तक काफी है, इसमें इतने लेंगे हम। तो अब आपको क्या करना है, सवाल को हम ध्यान से पढ़ेंगे फिर समझेंगे। इसमें दिया है कि किसी पूर्णांक का वर्ग, क्या करना है, किसी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस के 1 के रूप का हो सकता है या नहीं, वही बताना है आपको। चलिए हम समीकरण 1 का वर्ग कर लेते हैं। समीकरण 1 का वर्ग करने पर समीकरण 1 कौन से है, a बराबर 3q, a बराबर 3q, वर्ग करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। सही, तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 की स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से 3 को बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नया का ठीक है, 9 की स्क्वायर है, 9 में से 3 बाहर निकाल लिया तो अंदर 3q स्क्वायर तो बचेगा, ये 3 दिया तो 9 होते हैं। सही, अब माना
मैंने इस पूरे को m मान लिया, मान सकता हूँ भाई, ओनली इसे m माना है। 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया, तो क्या बचेगा a स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह m आ जाएगा। समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 का वर्ग करने वर्ग करने समीकरण 2 कौन सी वाली है, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर ऐसे रहेगा बराबर, इसे खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सूत्र तो आपको याद ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। चलिए a स्क्वायर ऐसे रहेगा 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q, a स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ से 9q स्क्वायर और 6q स्क्वायर दिए है ना आपको, 9q स्क्वायर और 6q स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से लेंगे 3 कॉमन, तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस 2q, 1 को एंड में लिख लेंगे। दोबारा फिर बता रहा हूँ, मैंने 9q स्क्वायर और 6q स्क्वायर 9q स्क्वायर और 6q में से 3 कॉमन लिया है, बाकी मैंने सेम ऐसे लिख दिया, ठीक। अब इसे मान लेंगे, माना इस पूरे को, किसे, इसे m मानेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। जब मैंने m मान लिया तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 व 5 से सिद्ध होता है किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस के 1 के रूप का हो सकता है। यही सिद्ध करना था, आंसर हमारा आ चुका है। इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर बेटान के, इस आंसर को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर। समीकरण 4 व 5 से सिद्ध होता है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ चुका होगा। ये 4th सवाल का जो अभी मैंने आपको समझाया एक्सरसाइज 1.1 का। और जैसा कि आप 5 सवाल देखेंगे, 5 का सवाल में दिया है यूक्लिड विभाजन, तो सेम सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जहाँ हमने वर्ग किया था वहाँ आपको घन करना है, बिल्कुल सेम टू कॉपी 4th सवाल की तरह होगा। तो आप सभी से गुजारिश है ये सवाल खुद करना है, इसका आंसर जो भी है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 1.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।